नमस्कार। यूआईपाथ और टैली के इंटीग्रेशन के इस सेशन को आगे रखते हुए, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगले पड़ाव पे आ गए हैं। इस पड़ाव के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे और वो है इफ़ कंडीशन। यहाँ आपको एक कंडीशन 1, 2 और एक पर यहाँ 3 दिख रहे होंगे। इसको हम समझ लेंगे। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें आपको मालूम है ऑलरेडी, आपने पिछले वीडियोज़ में देख लिया। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल में हम इसे समझेंगे। और हर बार की तरह मैंने आपके लिए ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को बना लिया है। चूंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, टाइम ज़्यादा लगता, इसीलिए मैंने इसको बना दिया है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इफ़ कंडीशंस को समझेंगे। इफ़ कंडीशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे एक एग्जाम्पल के लिए। और अब हम इसमें एक नया एक्टिविटी लेंगे और उसका नाम है इनपुट डायलॉग। इनपुट डायलॉग के अंदर आप डायलॉग का टाइटल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर न्यू ब्लैंक टेस्ट टास्क यूआईपाथ स्टूडियो लिखा हुआ है। इस तरह से आप इसका भी एक टाइटल दे सकते हैं। और टाइटल मैं लिख देता हूँ चेक द नंबर। और इनपुट लेवल में मैं लिख सकता हूँ कि अ नंबर। और टेक्स्ट बॉक्स पूछेगा जब ये बाद में जब इनपुट डायलॉग आएगा तो आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा जिसमें आपको एक फिगर भरनी पड़ेगी। और मैं उसमें उस अमाउंट को यूज़ करना चाहूँगा बाद में। और वेरिएबल को डिफाइन करने का एक तरीका और भी होता है, सेव फॉर लेटर यूज़। और उसमें वो बोल रहा है किस नाम से आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा उसको NUM नंबर। अब वो जब भी मैं इसको रन करूँगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको रन करके देखते हैं। अब उसको रन करने से मेरे सामने आया है एक चेक द नंबर, एक टाइटल, नंबर मेरा लेबल था और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ से 25। तो इस तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स में आता है और ये अमाउंट जो है मेरा नम में सेव हो गया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये चेक करना कि ये नंबर 20 से ऊपर है या नीचे है। तो उसके लिए मैं एक इफ कंडीशन का इस्तेमाल करता हूँ। अगर इसमें हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ती है कि क्या ये नंबर जो वेरिएबल है नंबर ये बड़ा है 20 से, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कंडीशन बिल्डर। तो कंडीशन बिल्डर पे क्लिक किया। अब ये कंडीशन देने को बोल रहा है। सबसे पहले तो हमें नंबर देखना है जो हमने सेव कर रखा था, दैट इज यूज सेव वैल्यू नम। अब ये कहना चाह रहा हूँ कि नंबर मेरा क्या 20 से बड़ा है, ग्रेटर देन। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इक्वलिटी ऑपरेटर्स आ जाते हैं। और इसके अंदर अगर मैं ऐसे कहूँ कि नंबर 20 से बड़ा है। अब आपने देखा होगा यहाँ मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा है। टेक्स्ट किसी करेक्टर के लिए होता है और नंबर न्यूमेरिक कंपैरिजन के लिए होता है या न्यूमेरिक ऑपरेशन के लिए होता है। अब मैंने यहाँ पर नंबर ग्रेटर देन 20 अगर है, अगर मेरा ये कंडीशन कवर होता है, यस होता है, देन मैं यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स देना चाहूँगा। और मैसेज बॉक्स में लिखूंगा कि the number provided is more than 20। इसको सेव करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो वो एक नंबर पूछेगा, मैं 20 से ऊपर का एक नंबर दूंगा, से 22। अभी कह रहे थे नंबर प्रोवाइडेड इज मोर देन 20। अब अगर हम एक बार और रन करते हैं, अब क्या होगा अगर मैं 20 से नीचे का नंबर दूंगा, जैसे 18। मैं अगर यहाँ पर 18 लिखता हूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं किया। उसका कारण ये है कि मैंने यहाँ एल्स का कुछ नहीं बोला कि अगर ये इक्वल है, ये कंडीशन सही है तब तो ये करेगा, और अगर नहीं है तो क्या करेगा। तो इस पर क्लिक करते हैं तो एक और विंडो आपके सामने खुलता है। अब आपके सामने
2 बॉक्सेस आ गए। एक तो हो गया देन के लिए, यानी ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो किसके लिए, और अगर फॉल्स होता है तो क्या करेगा। मैं यहाँ फिर एक मैसेज बॉक्स दे देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ द नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 20। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और एक बार रन करके देखते हैं। अब यहाँ हम लिखते हैं से 18, तो उसने कहा कि द नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 20। और अगर हम लिखते हैं 23 और 25 तो कहते हैं द नंबर प्रोवाइडेड इज मोर देन 20। तो आपने देखा कि हम इफ एल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इफ एल्स के अंदर हम मल्टीपल इफ या एल्स लिख सकते हैं। अब अगर मैं कहूं कि एक और एल्स देना चाहूं इसके नीचे इफ कंडीशन, तो मैं कह सकता हूं कि इफ, अगर मैं इस यहाँ पर इफ लेता हूं, इफ से फॉर एग्जांपल मैंने इससे बोला कि क्या ये नंबर जो मैंने अभी चेक कर रहा हूं जिस नंबर को, क्या ये नंबर लेस देन कर देता हूं, एक नई चीज कर देता हूं लेस देन, और नंबर अगर 5 से नीचे है तो ओके। अब 5 से नीचे है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक और मैसेज बॉक्स देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेस देन 5। The number provided is less than 5। अब मैंने क्या किया है कि इफ के अंदर एक और कंडीशन डाला है और अगर ट्रू होता है तो ये लिखेगा। तो अब मैं जरा इसे रन करके देखता हूँ क्या करता है। मैंने इसे रन किया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 4। अब देखते हैं क्या करता है। नंबर 1 कि लेस देन, नॉट ग्रेटर देन 20, दैट मीन्स लेस देन 20। दूसरी बार फिर पूछेगा, बोलेगा लेस देन 5। तो आपने देखा किस तरह से हम मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। जैसे कि अब आपको इफ कंडीशन समझ में आ गया, इफ कंडीशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि पहले हम टैली यूज करेंगे, फिर टैली के वाउचर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हम F5 पे क्लिक करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए, और हम एक्सेल फाइल का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम वैल्यू मैपिंग्स में दो वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, जिसमें से इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 रखेंगे और इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं रखेंगे। इसे हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये आपने टैली प्राइम का यूज़ किया है एप्लीकेशन और उसके बाद ये वाउचर पे क्लिक किया और F5 को आपने हिट किया। उसके बाद जैसे कि ये एक्सेल फाइल को मैंने यूज़ किया है और इसके अंदर हम वैल्यू मैपिंग्स के अंदर दो हमने डिफाइन किया है वेरिएबल्स। एक वेरिएबल्स का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 रखा है, अभी समझेंगे उसका इस्तेमाल क्या होगा, और दूसरा हमने रखा है नरेशन, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब एक काम और करते हैं, हम उस फाइल को देखते हैं जिस फाइल से हम ये काम करेंगे, और वो फाइल है मेरा ये sample01 जो मैंने आपके लिए बनाया है। अब इसमें हमने क्या किया है, वाउचर आईडी रखा है एक कॉलम, और अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट डेबिट, अमाउंट डेबिट और नरेशन। अब आप देख सकते हैं कि ये एक वाउचर है दरअसल में, जहाँ पर मैंने आईडी 111 रखा है, और ये दूसरा वाउचर है जिसमें मैंने 222 रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी टैली में यही वाउचर का नंबर जनरेट होगा, ये अपने कंट्रोलिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और वाउचर जनरेट जो होगा वो बाय डिफॉल्ट जो उसका होगा वही होगा। और ये मुझे कैश का क्रेडिट अकाउंट एक बार चाहिए होता है, आपको पता ही है डेटा एंट्री में, और 3 लाइनों की एंट्रियों में हम ये करेंगे दो चीज़ें कि एक तो अकाउंट डेबिट और अमाउंट
अकाउंट डेबिट और अमाउंट, और लास्ट में हम नरेशन को लिखेंगे, और इसी तरह से दूसरे वाउचर का भी होगा। अब इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने देखा कि मैंने यहाँ पर वाउचर आईडी को 0 रखा है, यानी कि जब पहली बार मेरा रो को उठाएगा तो उसको अपने मेमोरी में वाउचर का आईडी 0 मिलेगा। तो यानी कि सबसे पहले उसे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा करेंट वाउचर का आईडी जो 1 है और जो मैंने इसके अंदर वेरिएबल रखा है जिसमें 0 है, क्या दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। पहली बार में ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है, तो नो। नो का मतलब है कि क्या अब ये वाउचर जो आईडी है, ये वाउचर आईडी जो मेरे पास वेरिएबल में है, क्या 0 से बड़ा है? नहीं, पहली बार मेरा 0 है, तो यानी कि नो हो गया। नो का मतलब है सबसे पहले क्या करेगा, इस कंडीशन में आएगा इसके थ्रू से। तो सबसे पहले अब सेल को रीड करेगा। अब इसको देखते हैं कहां पर है। अब मैं थोड़ा सा नीचे चला जाता हूं। अब आप देख सकते हैं ये इफ कंडीशन के लिए हो गया बड़े वाला इफ कंडीशन, यानी कि ये वाला इफ कंडीशन। और उसके बाद अगर आप देखेंगे उसके अंदर एक और इफ कंडीशन है जो कि एल्स के लिए है। और एल्स क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था कि अगर इफ देन ये होगा और एल्स ये होगा। तो इसी तरह से इफ देन ये होगा और एल्स ये होगा। एल्स के अंदर एक और इफ कंडीशन है, क्या मेरा वाउचर आईडी का वैल्यू 0 से बड़ा है? पहली बार में 0 है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इस लूप से भी बाहर निकल जाएगा और यहाँ पहुंचेगा। ये आपको दिख रहा होगा रीड सेल वैल्यू। और रीड सेल वैल्यू में क्या करेगा, वैल्यू को रीड करेगा और कहाँ रखेगा, वाउचर आईडी जो मेरा 0 था वहां अब ये 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो और नरेशन को भी सेव करेगा, किसमें, नरेशन वाले वेरिएबल में। तो आपने देखा कि पहली बार में इसने दोनों वैल्यूज को रीड करके और रख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब उसको क्या करना है, अकाउंट क्रेडिट पे लिखना है कैश, और फिर एंटर करेगा, और उसके बाद फिर डेबिट अकाउंट में लिखेगा जो अकाउंट का नंबर एक्सपेंस अकाउंट होगा, और एंटर करेगा, और ऐसे ही अमाउंट लिखेगा और एंटर करेगा। जब ये हो जाएगा तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये काम खत्म होने के बाद वो यहाँ आएगा। अब जैसे ही यहाँ आएगा तो आप देख सकते हैं कि ये फिर दोबारा से चेक करेगा कि क्या करेंट रो का जो वाउचर नंबर है, वाउचर आईडी मेरा क्या करेंट रो का 1 है, और अभी आपको याद होगा कि मैंने जो वेरिएबल सेव किया था वो भी 1 था, तो दोनों बराबर होंगे। तो सिर्फ अब क्या करेगा, डेबिट अकाउंट को करेगा और एंटर करेगा, और अमाउंट जो डेबिट है उसे करेगा और एंटर करेगा, और फिर दोबारा से नेक्स्ट रो पे चला जाएगा। इस तरह से वो तीसरे रो पे आ जाएगा। तीसरे रो को जब कर लेगा तो चौथे रो पे जाते ही इसका वैल्यू अब देखिए 2 हो गया है, तो वो कहेगा कि दोनों बराबर नहीं है, नो। तो इस कंडीशन में आ जाएगा। इस कंडीशन में आएगा तो क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या 0 से बड़ा है आईडी, यस बड़ा है क्योंकि 1 है इस वक्त, और अभी मैंने नया वैल्यू सेव नहीं किया 2, तो यानी कि वो क्या करेगा, एक बार और एंटर करेगा। आपने देखा होगा यहाँ एक बार एंटर किया था और एक बार यहाँ एंटर किया था, तो 2 बार एंटर करने की वजह से वो अब नरेशन वाले फील्ड में आ जाएगा। नरेशन वाले फील्ड में आने के बाद वो नरेशन को पेस्ट करेगा और 2 बार एंटर करेगा, जिससे वाउचर सेव हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट वैल्यू को रीड करेगा। नेक्स्ट वैल्यू कौन सा है, जो मेरा ये 2 है और ये नरेशन है। तो आपने देखा कि किस तरह से उसने जो नरेशन पिछले वाली थी उसको सेव रखा था वेरिएबल में और उसको पेस्ट किया, और अब फिर उसके बाद फिर वही दोबारा से लूप चलेगा। अब जब वो यहाँ आ जाएगा और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा पूरा, तो क्या होगा, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो ये इस लूप से बाहर निकल के यहाँ वापस आएगा। और अब ये चूंकि सारे रोज खत्म हो चुके हैं तो चेक करेगा कि क्या वाउचर आईडी 0 से बड़ा है। अब इस वक्त दूसरे लूप को चलने के बाद हमारे पास वैल्यू 2 होगा, तो यस बड़ा है, तो वो क्या करेगा, एक बार और एंटर करेगा, जिससे नरेशन पे आएगा, और नरेशन जो उसने यहाँ पर सेव किया था सेकंड वाले को, उसको वहाँ पेस्ट करेगा और 2 बार एंटर करके सेव करेगा और एस्केप कर जाएगा। तो इस तरह से ये पूरे प्रोग्राम को चलाएगा। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर एक भी एंट्री नहीं है, तो क्या करेगा, तो हमारा सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जब वो चेक करेगा कि कोई भी एंट्री नहीं है, यानी कि ये रो में एक भी रो नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं करेगा या कुछ भी नहीं चलेगा, और सीधा वो चेक करेगा क्या वाउचर आईडी 0 से बड़ा है। अब चूंकि मैंने यहाँ पर 0 रखा था तो 0 से बड़ा तो नहीं है,
यानी कि ये सब कुछ नहीं करेगा और वहीं रह जाएगा जहाँ पर वो खड़ा था। दैट इज वाउचर पे क्लिक करने के बाद F5 दबाने के बाद वहीं स्टैंड रहेगा और कुछ नहीं करेगा। तो आपने देखा कि ये किस तरह से ये मेरा लूप चलेगा। अब अगर आप चाहें इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि जैसे वाउचर आईडी अगर 0 है यानी कि ये नो है, तो वो सीधा यहाँ पर एक और एरो दे सकते हैं और उससे 2 बार कीबोर्ड से एस्केप एस्केप करके बाहर वाउचर में यानी कि बाहर वाले स्क्रीन पे वापस आ जाए वाउचर से। तो ये शायद मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब और एक छोटी सी बात जो समझानी थी वो ये है कि इस वाले हम इफ को देखते हैं। सबसे पहले ये बड़ा इफ है यानी कि ये मेरा ये वाला मेन इफ है जो मैंने ये वाला इफ है, ये मेरा है ये वाला इफ दिस इज द वाउचर आईडी इज इक्वल टू वाउचर आईडी जो वेरिएबल है। अब अगर इससे बाहर निकलते हैं तो वो क्या होगा, यूज ऑफ एक्सेल से बाहर आएगा और इस वाले को करेगा। ये वाला कौन सा है लूप मेरा, ये वाला लूप मेरा ये वाला लूप है। ये लूप मेरा यहाँ खत्म होता है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ, इससे आप इसको छोटा कर सकते हैं ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। देखिएगा, तो आपने देखा कि एक इफ कंडीशन ये है, उसके अंदर एक इफ कंडीशन यहाँ भी है, ये देन वाला कंडीशन है जो ये देन वाला कंडीशन है और ये सब चीज़ें कर रहा है और उसके बाद ये एक और इफ कंडीशन है। तो आपने देखा कि इसके अंदर इफ का इस्तेमाल हमने काफ़ी ज़्यादा किया है क्योंकि कंट्रोल ऑफ फ्लो, अब फ्लो के कंट्रोल को करने के लिए यानी कि जो आपके एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें इफ कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि इसके बगैर आप ऑटोमेशन नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आ गया है। और इसके अंदर इफ है और इफ के अंदर फिर टाइप इनटू है जो मैंने इस फ्लो चार्ट में दिखाया है। तो जो फ्लो चार्ट में आपको दिखाया है वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर आपके लिए दिया है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब मैं इस वक्त वाउचर पे हूँ और इस फाइल को भी बंद कर देता हूँ क्योंकि इस फाइल को ये ओपन करेगा बैकग्राउंड में। और अब मैंने इसे रन किया। अब ये सबसे पहले तो वाउचर पे क्लिक करके अब यहाँ पर फाइल को रीड करेगा, पहले एक्सेल फाइल को। एक्सेल फाइल को रीड करने के बाद कैश लिखा और मेरा पहला वाउचर चल रहा है जिसमें 3 एंट्रियां होंगी। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री और 2 बार एंटर करके नरेशन पे आएगा, नरेशन लिखेगा, 2 बार एंट्री करके वाउचर को सेव किया और अब दूसरे वाउचर की तैयारी की इसमें जिसमें 2 एंट्रियां होंगी। पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, अब 2 बार एंटर करके नरेशन पे आएगा और नरेशन लिखने के बाद 2 बार एंटर करके सेव करेगा और अब 2 बार एस्केप करके बाहर निकला है अपने वाउचर पे। तो आपने देखा कि किस तरह से इसने 2 वाउचर मेरे लिए क्रिएट किया है। इसके डे बुक को देख लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मेरे लिए ये 2 वाउचर्स क्रिएट कर दिए। पहले में 3 एंट्रियां थी और दूसरे में 2 एंट्रियां। जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा। हो सकता है कि जब आप बना रहे हो और आपके सामने ये इस तरह से मेनूज़ ना नज़र आते हों, एक्टिविटीज़ ना नज़र आते हो और किसी और तरह का नज़र आता हो, तो हो सकता है आप स्टूडियो एक्स कम्युनिटी एडिशन का प्रोफाइल यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, होम जाएंगे, होम पे जाने के बाद आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपके पास लाइसेंस एंड प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल में आप देखिए लिखा है चेंज बिटवीन स्टूडियो प्रोफाइल्स। इसमें 2 तरह के प्रोफाइल नज़र आता है, एक तो स्टूडियो पाथ है और एक है स्टूडियो एक्स। दरअसल में ये कम्युनिटी एडिशन है और जो कि हमारे एक नॉन प्रोग्रामर्स के लिए 100% नॉन प्रोग्रामर्स के लिए ऑफिस यूजर्स के लिए बनाया गया है, जिसमें बड़ा ही छोटा सा लेवल रखा गया है। इसको आप अगर क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोफाइल चेंज होके
जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आएगा। और दूसरा जो वेरिएबल होता है ये हम करेंगे लेटर ऑन के स्टेजेस में, जब हम कभी किसी को मेल करना हो अकाउंट कंफर्मेशन ऑफ, जैसे कि आप कस्टमर को अकाउंट कंफर्मेशन या बैलेंस कंफर्मेशन भेजते हो, या कोई रिपोर्ट हम किसी को भेजते हैं ऑटोमेटिकली उसके ईमेल से, जब रिक्वेस्ट आता है और उसको भेज देते हैं ऑटोमेटिकली, तो हम तब यूज़ करेंगे। और हो सकता है कि हम जब बिल पास करेंगे परचेज के वाउचर्स ऑटोमेटिकली पीडीएफ फाइल को रीड करते हुए और टैली में पास करेंगे, तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कई चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार फिर बोलूँगा कि अगर आपको कोई दिक्कत होती हो समझने में, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम में आ गए हैं, आपसे डिबग होने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके उस एक्सेल फाइल को भेज सकते हैं, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली बार मिलेंगे नए जोश के साथ और नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।